प्लस 1/2 तो ये आ गया -1/5। आंसर इस वाली वर्कशीट में तो आंसर बी ही दिया है, लेकिन उसमें चेक करने पर उसने ए कर दिया। अच्छा, नहीं आंसर तो -1/5 सही है बेटे। सर मेरा भी -1/π ही आया था, मैंने ये लगाया तो वो उसमें गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, एक आध दो क्वेश्चन में वो एरर डाल देते हैं, वो बाद में बोनस वगैरह के तरीके से चेक कर लेंगे, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। जब वो क्रॉस चेक करेंगे तो अपने आप नंबर वगैरह को चेंज करेंगे, नहीं होगा तो सबके लिए वही होगा, है ना, कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ओके सर। आंसर -1/π सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, हाँ ठीक है लोकेश, तुम्हारा भी यही आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या था भाई उत्कर्ष। 7 कह रहा है, नीचे आओ। इफ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, मतलब कांस्टेंट c की वैल्यू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर x dx, तो निकलवाया था मैंने क्लास में। cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या बन जाएगा ये 1 + cos 2x by 2 का इंटीग्रेशन, दैट बिकम्स 1/2x प्लस sin 2x by 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। चलो नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, 13 पे आओ। लॉजिकल है, सोच के देखो ना, ये बस सोचने वाला गेम था, इसका फिगर विगर बना के सॉल्व नहीं होगा। पहला वाला छोड़ो, दूसरे वाले पे 10 30 50, मान लो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जरा, सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है अब स्ट्रेट लाइन में चले, तो 10 + 30 40 + 50 90। अब 90 चलने के बाद 120 चलेगा तो वापस उसी पॉइंट पे तो कभी नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा था। 13 सॉरी। A truck traveling due north with 20 meter per second, ठीक है, turns towards west, turns towards east हो गया west, turn towards west, नहीं किधर हो गया west, north इधर हो गया, east इधर हो गया, west इधर हो गया, ठीक है, turn towards west, east, then the change in velocity, क्या दिक्कत है, change in velocity, ये v2 हो गई, ये v1 हो गई। मैंने उस दिन बताया था चेंज इन वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है, ये इसका मतलब है सीधे डेल्टा v की बात कर रहा है। डेल्टा v इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस, अब सीधे लिखा लो ना, डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, है ना। तो v2 वेक्टर है वेस्ट की तरफ और v1 इधर है, तो माइनस v1 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा किस तरफ, वेस्ट साउथ की तरफ। 20√2 ये वैल्यू आ जाएगी 20√2 किस तरफ, साउथ वेस्ट। आया समझ में? यस सर। स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी बदल गई ना, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो v2 माइनस v1 कुल मिला के पूछ रहा है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है, तो आ जाएगा 20√2 साउथ वेस्ट। चलो नेक्स्ट सर एक बार 15 क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ 15 बता ही तो रहा था मैं। 15 में देखो लॉजिकली सोच के देखो, ये चारों डिस्टेंस चल करके वापस उसी पॉइंट पे आना पॉसिबल है क्या? अब जैसे 10 30 सबसे पहले लीनियर मान लो, 10 30 50 सबको एक साथ जोड़ो, अगर में होता है दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, इसी तरीके से 3 साइड्स का सम चौथे साइड से बड़ा होगा तब तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। जैसे चेक करो 10 30 50 40 50 90 90 चलने के बाद स्ट्रेट लाइन में 120 वापस लौटेगा तो उसी पॉइंट पे तो नहीं आएगा। इस तरह सही वाले में भी, इस तरह से डी वाले में भी, लेकिन पहले वाले में पॉसिबल है। 4 6 14 8 22 22 और 15 बिल्कुल पॉसिबल है, वापस उसी पॉइंट पे लौट सकता है ना, घूम टहल के। ये लॉजिक से चेक करना था, ठीक है। ट्रायंगल वाला था ना, 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो इसी तरीके से 4 अगर बन गए तो 4 के लिए 3 साइड का सम चौथे से बड़ा होना चाहिए अगर बनाना है तो। ओके सर। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन भाई? वेक्टर के तो बड़े आसान से दे रखे थे, कुछ क्वेश्चन तो वही थे जो आपने पूछे थे। सलीशा कह रही क्वेश्चन नंबर 1 खोलो भाई, फिर क्या पूछ रही हो? 16 अंश पूछ रहा है 16, क्वेश्चन नंबर 16 फॉर 2 वेक्टर्स a एंड b, a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b, यानी ab cos थीटा इज इक्वल टू ab sin थीटा है, वैल्यू दे रखी है दोनों की बराबर है। इसका मतलब थीटा की sin थीटा बराबर cos थीटा, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। अब रिजल्टेंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos 45, cos 45 1/√2
तो आंसर विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रूट 2ab। ठीक है, तो उससे केवल एंगल निकालना था। एंगल की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है। अब रिजल्टेंट की वैल्यू पता ही कितनी होती है? रिजल्टेंट की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos 45। दैट विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रूट 2 टाइम्स ab। चलो नेक्स्ट सर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या? नंबर 19 भी बता दो। 19 जो जो डाउट है कोई इशू नहीं है इसमें, नहीं आता है उसमें क्या है, पहला पेपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ देखो टाइम पीरियड वाला मैंने बताया था, यही सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, ध्यान करो। मैंने कहा था ना इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसने कहा टाइम पीरियड है 2 सेकंड, लेकिन उसने 100 ऑस्किलेशन नापे। इसका मतलब कितने सेकंड नापे? उसने 200 सेकंड्स नापे। कितनी एरर के साथ? 0.1 सेकंड की एरर के साथ। मानते हो ना, बताया था उस दिन। तो डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू आएगी 0.1 बाई 200। क्लियर हुई बात? बात Yes, समझ में आई? यस चल, सर। यही तो समझाना चाह रहा था मैं। अब उसका एक टाइम पीरियड 2 सेकंड है, लेकिन वो 100 ऑस्किलेशन नाप रहा है। 100 ऑस्किलेशन मतलब कितने सेकंड नाप रहा है? एक ऑस्किलेशन का है तुम्हारे पास 2 सेकंड, तो 100 ऑस्किलेशन का हो जाएगा कितना? 200 सेकंड। 200 अब सेकंड। 200 सेकंड को नापने में वो 0.1 सेकंड की एरर लाता है। तो डेल्टा टी बाई टी की मतलब 0.1 की एरर 200 सेकंड नापने पे, तो डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू हो गई 0.1 बाई 200। अब उसको फॉर्मूले में यूज कर लो। g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। तो डेल्टा g बाई जी की वैल्यू डेल्टा l बाई l प्लस 2 डेल्टा t बाई टी। तो पहले तो g की वैल्यू निकालो। तो परसेंटेज एरर नहीं, जी परसेंटेज एरर पूछ रहा है वो। तो डेल्टा एल जी बाई जी की वैल्यू डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू दे रखा है। 100 सेंटीमीटर नाप रहे हैं और नॉन 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब 0.1 मिली 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 प्लस 2 टाइम्स 0.1 बाई 200। तो 200 कट गया, ये बन गया 0.2 बाई 100। इसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन कर लो तो कितने का परसेंटेज हो गया? 0.2% का। तो आंसर विल बी 0.2%। गॉट इट? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रही थी? 20 पूछ रही थी, 21 20 कौन सा क्वेश्चन था अंजलि? सर 21 बता दीजिए। नहीं 21 सर 22। 22। ठीक है, तो 21 भी पूछ रहा है। 21 है द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा ये देखो, बिल्कुल इस पे क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन शुरू में बताया था। अगर रीडिंग लेता हूं मैं A1 A2 A3, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी? बिल्कुल एरर की स्टार्टिंग में बताया था ना, सिंपल। देखो इन्होंने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे, सिंपल सिंपल चीजें पूछ ली हैं, तो पूछी भी नहीं जाती। ये हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले वाले की एरर कितनी आती है? A1 माइनस ए नॉट का मॉड। दूसरे वाले की एरर कितनी आती है? A2 माइनस ए नॉट का मॉड, एंड सो ऑन। तो एवरेज एरर कितनी आएगी? सबका मॉड लेकर के। अगर तुमने इसको ठीक से पढ़ा होता तुमको अपने आप आइडिया लगता। यार किताब वगैरह में भी दे ही रखा था, अगर देख लेते तो। ये मैंने बताया था। अब यही निकलवाने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है इसको सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन। तो पहले ए नॉट की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 बाई 5। कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? इंटीजर ही आ रही होगी। 42 56 100 हो गया, 71 63 80 6 2 8 1 9 3 12 3 6 3 9 2 11 12 12 हासिल लगा 1 8 7 15 4 19 5 24 6 4 2 8 10 13 13.1.12 बाई 5 5 दूनी 10 5 6 5 36
सीधे 2.62 ले लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। पहले वाली की एरर कितनी आ जाएगी? 0.1 0.01 प्लस 62 0.56 56 0.06 प्लस 22 प्लस 0.20 प्लस 2.71 0.09 प्लस 0.18 बाई 5, ये हो जाएगी एब्सोल्यूट एरर। तब का ऐड कर लीजिए, 6 1 7 27 27 9 36 36 और 10 46 और 8 54 बटे 5 0.54 0.1 0. आंसर आ रहा है 0.11 सेकेंड। सही है ना बी ऑप्शन? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना था। कुल मिला के जोड़ घटाना सिखा रहे थे, निकालने का तरीका पता होना चाहिए एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर 22 जानते हो, एक तरीके से अगर देखा जाए तो एरर के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। इन्होंने बड़े गलत तरीके से क्वेश्चन पूछा ये, लेकिन बना दिया हाइपोथेटिकली, सही है। लेकिन जब भी कभी एरर की बात की जाती है तो ये लेस जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस पावर का प्लस बी डेल्टा बी बाई बी, बेटा ये एप्लीकेबल होता है लेस देन 5% के लिए। ठीक है, अगर बड़े परसेंटेज लिख लिए जाएं तो बड़े परसेंटेज के लिए एक ही चीज अप्लाई होती है, सीधे वैल्यूज पुट की जाती है। और इसमें देखो क्वेश्चन में इसने इसीलिए एक वर्ड यूज किया, पॉजिटिव एरर। अब काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ mv², ठीक है। अब वो वेलोसिटी को नापने में कह रहा है 50% की पॉजिटिव एरर है। अब देखो ये क्वेश्चन कायदे से एरर का नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने बोला 50% चेंज कर दिया, एरर वर्ड यूज कर लिया, लेकिन ये परसेंट चेंज का क्वेश्चन होना चाहिए था जो पॉसिबल है, पर एरर में पॉसिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन फिलहाल हमने चूंकि वो क्वेश्चन में पूछा गया तो हमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो 50% एरर इंक्रीज करने का मतलब 100% तो मैं हूं ही भी, अगर 50% मुझे इंक्रीज कर दिया जाए तो आई विल बिकम 1.5 भी नहीं। अगर मैं ऑलरेडी 100% वी हूं, अब मुझे 50% इंक्रीज मिलेगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? 1.5 वी। 10% देखो, लेस देन 5% के लिए तो हम लोग यूज करते हैं परसेंट चेंज वाला फॉर्मूला जो मैंने बता रखा था। अब बड़े परसेंटेज 100% 200%, तो ये तो सीधे पुराने वाले बच्चों वाला ही गेम हो गया कि अगर मैं 50% इंक्रीज करूं इसका मतलब मैंने 0.5 इंक्रीज कर दिया, तो 50% इंक्रीज विल बिकम 1.5 वी। ठीक, अब v की वैल्यू 1.5 वी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ ऑफ m 1.5 वी का स्क्वायर। तो पूरा फैक्टर बाहर ले लिया तो ये आ गया 2.25 टाइम्स 1/2 mv², यानी 2.25 टाइम्स के। तो जो नया काइनेटिक एनर्जी थी वो 2.25 के हो गई। इसका मतलब 225% हो गई, या यूं कहूं कि 125% का इंक्रीज हो गया। तो ये बेसिकली परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज वाला प्रॉब्लम है। एरर में तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन पूछने के लिए उन्होंने इसीलिए वर्ड यूज कर लिया 50% पॉजिटिव एरर। प्लस एरर ना लगाता ना तो वैल्यू कहां जाती? 0.5 से लेकर के 1.5 तक। 0.5 के लिए वैल्यू आती 0.25 और उसके लिए वैल्यू आती 2.25 का, तो तब एरर आ जाती 200%। 100% तब क्या होता है? 200% इधर 200 प्लस माइनस लगाते तो 100% लगा देते, तब बात सही होती। इन्होंने जो पॉजिटिव एरर वर्ड यूज कर लिया है ना, यानी इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होगी कहां तक पहुंच गया? 1.5। अगर मैं सिंपल 50% एरर किया तो 0.5 से कहां तक जाता? 1.5 तक जाता है कि नहीं? 0.5 का स्क्वायर करता तो 0.25 हो जाता, और 1.5 का स्क्वायर करता तो 2.25 हो जाता, यानी 200% का डेविएशन मिलता। तो बीच की वैल्यू से 100% इधर 100% इधर, यानी 100%। तब उस केस में मेरा आंसर उसी फॉर्मूले से करेक्ट आया था। लेकिन ये है इंक्रीज और डिक्रीज की प्रॉब्लम, जिसको इन्होंने एरर में कन्वर्ट कर दिया है, पॉजिटिव एरर। मेरे हिसाब से क्वेश्चन जस्टिफाइड नहीं है, बट चूंकि पूछा गया है तो आंसर इसका आना चाहिए 125%। ठीक है, क्योंकि वर्ड यूज कर लिया देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द पॉजिटिव एरर, वर्ड यूज कर लिया पॉजिटिव एरर, यानी परसेंट चेंज की बात कर रहा हूं।
50% इंक्रीज, ठीक है। ओके सर। रेडियस ऑफ गायरेशन उसमें छुपा ही हुआ था, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब रेडियस ही है, आगे रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे रेडियस ऑफ गायरेशन तो कुछ है, लेकिन वो है तो रेडियस, रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस होती है। चलो नेक्स्ट, और पूछ लो भाई, क्या क्या पूछना है किसी और क्वेश्चन में। डायमेंशन डायमेंशन में तो दिक्कत नहीं होगी, ये वाली हो गई थी 24 वाला, वो तो यही सेम क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था। हाँ सर हो गया। यस सर हो गया। हिमांशु पूछ रहा है 11। हाँ भावुक, तुमने कल मुझे बताया था कि तुमने सारे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन रिजल्ट में शो कर रहा है, वो गलतियां होती रहती हैं, कोई बात नहीं, इस गलती को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, होता है ये सब, हम लोगों के साथ सबके साथ होता है कि एरर हो गई। कल मैंने 1 बजे के करीब बात की तो दलिशा रो रही थी कि मेरा सबमिट नहीं हो रहा पेपर, जबकि थोड़ा लेट अपलोड हुआ था। मैंने कहा था ना पूरा टाइम मिलेगा, चिंता मत कीजिए, तो घबराने की जरूरत नहीं। कई नमूने ऐसे थे जो 1 बजे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर मुझे मेरी यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला। अगर आप पेपर देने के लिए इतने एक्टिव हैं तो आपको पहले से ही इन चीजों की तैयारी करनी थी, जबकि आपने देखा था मैंने पहले से ही मैसेज करना शुरू कर दिया था, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, यूजर आईडी नहीं मिला, पासवर्ड नहीं मिला, वो बताते। कई लोग कह रहे हैं सबमिट कर दिया सर, मतलब पेपर चालू ही नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं रहा, नंबर नहीं दिखा रहा। अरे ऊपर एक वर्ड आ रहा था स्टार्ट टेस्ट, कई लोगों ने तो स्टार्ट टेस्ट ही नहीं बटन दबाई, स्टार्ट टेस्ट दबाओगे तभी तो टेस्ट स्टार्ट होगा। सर मेरा टाइम 15 मिनट के बाद से स्टार्ट हुआ था, और फिर मेरे कई क्वेश्चंस के आंसर उसने सबमिट ही नहीं किए, बोलता है कि तुमने अटेम्प्ट नहीं किए। कोई नहीं, सब होता रहता, थोड़ी बहुत गलतियां तो चलती हैं, पहला टेस्ट था, अब धीरे धीरे आइडिया लग गया ना क्या करना है, अब मालूम चल गया ना क्या करना है। सबमिट का मतलब वो सबमिट करना ही पड़ेगा, नीचे देना पड़ेगा, तो हो सकता है हम क्वेश्चन पर टिक लगा के चल दे रहे हैं, नहीं, नहीं उसमें ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है ना हर आंसर, लेकिन उसमें वो बोल रहा है कि मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे हुए। हाँ तो बाद में चेक करना चाहिए ना कौन सा अटेम्प्ट किया कौन सा नहीं किया। नहीं सर, मैंने करे थे अटेम्प्ट, मुझे याद है मैंने कैलकुलेशन करके सब कुछ किया था, लेकिन वो बाद में बोल रहा है रिजल्ट में। कल मैंने तुमको पेपर के समय नहीं बोला था, लेकिन तुमसे मैंने जब पूछा कि इंस्ट्रक्शन पढ़े तो क्या सर इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे पढ़ के। सर इंस्ट्रक्शन थे ही नहीं, हम लोगों ने जब इंस्ट्रक्शन वाला बटन दबाया तो उसमें बस वही था कि प्रोसीड बटन प्रेस करके टेस्ट स्टार्ट कीजिए। मैंने कोशिश की इंस्ट्रक्शन पढ़ने की। सर मैंने दूसरी बार वापस जब किया तो मेरा नेटवर्क बीच में गया था, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़े लेकिन उसमें कुछ नहीं था। यस सर। अच्छा, ये सब भी प्रॉब्लम। अभी तो मैं नेगेटिव मार्किंग के 12 नंबर लेकर आई हूँ अभी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। निगेटिव मार्किंग तो मैंने पहले ही बताया था निगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा लोकेश कह रहा सर पता ही नहीं था कि निगेटिव मार्किंग होगी। भाई साहब चिल्ला चिल्ला के 4 बार बोला था +4 -1, मैंने पहले ही बताया था, मुझे आइडिया था कि निगेटिव मार्किंग है, तो मैंने तो बता रखा था निगेटिव मार्किंग है भाई। कोई बात नहीं, चलिए अब ये पहला टेस्ट है, इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए। हाँ भूल गए थे, ये कोई भूलने की चीज होती है, नाम भूल गए अपना। पेपर के बारे में कोई भी चीज आदमी भूलता नहीं है, निगेटिव मार्किंग तो खास करके एक ऐसा वर्ड है जो सबसे पहले स्ट्राइक करता है पेपर के नाम पे। पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ जुड़ा हुआ एक वर्ड है, हमेशा याद रहेगा, दैट इज नेगेटिव मार्किंग। भूलता नहीं है आदमी लोकेश, कोई बात नहीं। और किसी पेपर क्वेश्चन में डाउट? सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट अब तुमको मिल चुका है, तुम्हारा रिजल्ट कितने नंबर आ रहा है? चलो सब लोग अपने अपने नंबर प्राइवेटली भेजो, फिजिक्स की और टोटल प्राइवेटली भेज दो, कोई नहीं ओपनली भेजने में शर्म आ रही होगी, ओपनली ग्रुप में आ जाएगा वैसे भी, तो अपने प्राइवेटली नंबर सभी लोग फिजिक्स ऐसे लिख के नंबर और टोटल नंबर लिख के भेज दो। ठीक है मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लोकेश तुम्हारे तो फिजिक्स में अच्छे नंबर है बेटे, गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर नंबर भेजो कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है भव्य, ठीक है भव्य कम कम है बेटे, 48 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। हम्म ठीक है ठीक है ठीक। इतनी तेज ज्यादा ब्लिंक कर रहा है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कोई नहीं, मैं इसको अभी चुपचाप शांति से देख लूंगा। चलो सब लोग एक काम करना, मेरे व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ अपना नंबर भेज देना, ठीक है ना? इसमें बड़ी तेज ब्लिंक कर रहा है, खट 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 खट, देख नहीं पा रहा हूँ।
तो पेपर जब क्लास ऑफ हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, तब उसके बाद आप अपना इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, तो इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। फिजिक्स का टोटल नंबर, बल्कि इनफैक्ट तीनों के भेज दो, अच्छा है चेक करने में कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, नंबर कैसे पढ़ेंगे। तो तीनों के भेज दीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल तीनों ऐसे PCMT, ठीक है। सर इस बार तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरी मैथ्स में आई है। कोई नहीं बेटे, ये सब यही तो सीखना है, अभी 2 साल का समय है, इसी को हम लोग कहते हैं लर्निंग। हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते, हमको ये सीखना है कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। और मैंने मैथ्स का पेपर देखा था, पेपर का लेवल उन्होंने अच्छा बनाया था। फिजिक्स तो इन्होंने इतनी बकवास बना दी, पूछे मत, फालतू के क्वेश्चन डाल दिए। मैं तो सोच रहा था इतने, हम लोगों ने कितने टफ लेवल के क्वेश्चन किए, देखा आप लोगों ने कितने अच्छे लेवल के ग्राफ ग्रुप के क्वेश्चन किए, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए। इन्होंने पूछे ही नहीं, इन्होंने सिंपल सिंपल चीजें पूछ ली। इन्होंने आईटी के लिए नहीं बनाया, इन्होंने बिल्कुल बेसिक बना दिया, हालांकि आईटी मेंस का लेवल यही होता है। अब एडवांस का पेपर होता तब थोड़ा सा लेवल मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक ठाक नंबर है, जिसमें देखो पेपर अगर 100 नंबर का है तो बच्चों को 50, 55, 60 नंबर लाने में हालत खराब हो जाए, तब तो पेपर है। सिंपल पेपर वो पेपर क्या है जिसमें 70, 80 नंबर यूं ही आ जा रहे हैं। पेपर वो होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स लाने में जान निकल जाए, जैसा आईटी एडवांस में होता है, और वही पेपर अच्छा भी होता है। तभी उससे कुछ लर्निंग, जो क्वेश्चन हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, उससे लर्निंग नहीं मिलती हमें। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, जो प्रॉब्लम फंसी रहती है, जो प्रॉब्लम दिक्कत में रहती है, उन प्रॉब्लम्स को ही हम लोगों की लर्निंग माना जाता है। जो प्रॉब्लम नहीं होगी वही सिखाएगी, और जो प्रॉब्लम हो गई वो कभी जिंदगी में नहीं सिखाएगी, वो भूल जाएगी, दोबारा वही गलत हो जाएगी। और जो प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत आएगी, वही दिक्कत आगे तक जिंदगी भर याद रहेगी, और वही तुम्हारी लर्निंग है जो आगे तक कंटिन्यू रहेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन पेपरों में ना स्क्रू गेज पूछा, ना वर्नियर स्केल पूछा, ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे। वेक्टर भी पूछा तो ऊपर ऊपर लेवल का सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, तो इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा है। अब लेकिन काइनेमेटिक्स में उम्मीद करता हूँ पेपर अच्छा बनेगा। और काइनेमेटिक्स इन्होंने 25 तारीख डाल रखी डेट, मुझे लगता है हफ्ते भर और बढ़ेगा, तो काइनेमेटिक्स के लिए हमारे पास है टाइम कम। और काइनेमेटिक्स है बहुत जबरदस्त चैप्टर, बढ़िया चैप्टर, बहुत कुछ पढ़ना है। अगर हमारा सिलेबस नहीं भी होगा तो मैं खींचूंगा नहीं, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज, जितनी भी चीजें पॉसिबल है वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए एक आपके पास मैं इसका एक तो मैंने जो भेजा था पीडीएफ वगैरह वो भेज दूंगा, एक तो पीडीएफ और भेज दूंगा। जिसके पास डीसी पांडे, वो डीसी पांडे की फोटो स्टेट खींच के मुझे फोटो पूरी एक्सरसाइज की भेज देना। मौलिक के पास है, मौलिक भेज देगा, ठीक है। तो पूरा एक पीडीएफ बना के वो भेज देना। इसको शुरू से ही अच्छा करके चलिए। जिसके पास आईटी वाले एग्जाम है उनको अभी टच मत कीजिएगा, उनको पेपर जब खत्म काइनेमेटिक्स पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे तब हम काइनेमेटिक्स की आईटी वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, लास्ट में, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है अच्छे लेवल की। और जो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम होती है उसमें वो दुनिया भर की चीजें और भी ऐड कर देता है, पूरी मैकेनिक्स ऐड हो जाती है और दुनिया। तो काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स के हर चैप्टर के साथ लिंक किया जा सकता है, इसलिए काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम बड़ी अच्छी बनती है। और है भी काइनेमेटिक्स, है भी मजेदार। आज हमारे पास टाइम है, अभी 9:34 हो रहा है, कोई नहीं, मंगलवार से शुरू करेंगे, मंगल का दिन अच्छा होता है काइनेमेटिक्स के लिए, तो मंगलवार से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए चलिए कुछ कुछ चीजें और मैं एग्जांपल के तौर पे, पीछे कुछ ऐसी चीजें जो डाउट हो रही हो, चलो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन बता देता हूँ, उन्होंने डाल रखा था, हमने डिस्कस ही नहीं किया। खैर बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होना चाहिए, 1 प्लस एक्स के पावर n, या ऐसा लिख लीजिए a प्लस बी एक्स के पावर n। तो ये फैक्टर बनते हैं a इंटू बी एक्स अपॉन n -1 फैक्टोरियल। तो इतना लंबा हमें नहीं करना, मैथ वाले सर पढ़ा देंगे, हमारे फिजिक्स में जो यूज होता है वो याद कर लीजिए। a प्लस बी एक्स की पावर n अगर है तो हम a को बाहर खींच लें, a के पावर n को बाहर खींच लें, 1 प्लस b बाई a x के पावर n, सिंपल फॉर्म में इसको लिख लें। तो a के पावर n इंटू 1, और जनरली ये होगा भी नहीं, ये सीधे 1 प्लस बी एक्स के पावर n आने वाला है, जो 1 प्लस x आने वाला है, तो कुल मिला के 1 प्लस, तो 1 प्लस n टाइम्स b बाई a x लिख सकते हैं, जब b बाई a x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो। इसके लिए अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, क्योंकि 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन सीरीज सर पढ़ाएंगे, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल है, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2
बाई 3 फैक्टोरियल समथिंग समथिंग। ये सीरीज सर पढ़ाएंगे जब उनका काम आएगा तब। हमारा काम केवल इस पे है। 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स। एपीजीपी एचपी सर पढ़ा ही रहे होंगे अभी, है ना सर? पढ़ा रहे हैं ना अभी इस वक्त एपीजीपी? हो गया सर, खत्म हो गया। मैथ्स का सिलेबस बड़ी तेज चल रहा है तुम लोगों का भाई। यस चलो सर। बढ़िया है, अच्छी बात है, मैथ्स तेजी चलती है और मैथ्स ही फंसाती भी है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो पेपरों में स्कोर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्कोर जनरली तुम किसी भी आईआईटीएन से पूछ लोगे, किसी से भी, चाहे मुझसे पूछ लो या कोई और भी आपको मिले, उसका सबसे ज्यादा स्कोर मिलेगा केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में, फिर मैथ्स। सच्चाई भी यही है और पेपर को अटेम्प्ट करने का ऑर्डर भी यही होना चाहिए। मैं ये फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा पहले फिजिक्स करो, नहीं, सबसे पहले केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री आधे पौन घंटे में निपट जाती है। फिर फिजिक्स को पूरा का पूरा 1 घंटे का टाइम दो, फिर मैथ्स को पूरा 1 घंटे का टाइम दो। बाकी बचा जो आधा घंटा, अगर आधे घंटे में कर ले तो बहुत बढ़िया, 15 मिनट बच रहा है तो उसको रिव्यू करने के लिए। और नियम भी, पेपरों का नियम देखिए क्या होता है। चलिए डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले, अब चूंकि आजकल ऑनलाइन पेपर हो गया है, तो ऑनलाइन पेपर में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम पेपर को देख पाते नहीं है और रिव्यू नहीं कर पाते हैं फटाफट देख देख के। तो अब वो वाली जो पुराना कंसेप्ट है वो थोड़ा चेंज हो रहा था। अब नियम क्या है, आप केमिस्ट्री खोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, शुरू में ध्यान के रखना है बिल्कुल इजी प्रॉब्लम करनी है सभी की, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे मैथ्स की। इस ऑर्डर को फॉलो करिए, इससे सबसे ज्यादा नंबर बच्चों के बनते हैं। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मान लीजिए बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, बगल में पेपर लेके चल ही रहे हैं, तो 1 के लिए आगे लिख लिया हार्ड है, ठीक, और छोड़ दिया बिल्कुल। जो टफ क्वेश्चन है वो आपका दुश्मन है, वो आपका समय खाएगा, वो सब कुछ करेगा। तो अब कह रहे हैं सर मैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, बाद में करेंगे, अभी नहीं। सेकंड पे आए, इजी था, तुरंत सॉल्व कर लिया। थर्ड पे गए, मीडियम था, लग रहा है थोड़ा टाइम लेगा, इसको भी मार्क करके, थर्ड को मार्क करके लिख दिया मीडियम। आगे बढ़ते गए, जो जो इजी मिलता गया उसको सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, जो जो मीडियम मिलता गया और जो हार्ड मिलता गया उसको छोड़ते गए। मीडियम और हार्ड जो थे, जो मीडियम का मतलब जो लग रहा है हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। हार्ड का मतलब जो बहुत हार्ड है, लग रहा है हवा ही नहीं लग रही, क्या चीज है ये, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, तो हार्ड है। तो लिखते चलिए बगल में, फर्स्ट वाला हार्ड है, 7th वाला हार्ड है, 13th हार्ड है, 19th हार्ड है, जिसमें बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है। और मीडियम वो है जिसमें थोड़ा सा हाथ पांव मार के सॉल्व हो जाएगा। इजी वो है जो सॉल्व हो ही जा रहा है, देखते कि हाँ सॉल्व कर लेंगे, करते चले जाइए इस तरीके से। पहले केमिस्ट्री कर लीजिए, फिर फिजिक्स कर लीजिए, फिर मैथ्स कर लीजिए। अब जब ये खत्म हो जाए, और मुझे उम्मीद है ये 1-1.5 घंटे के अंदर ही तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। किसी भी क्वेश्चन में टाइम किल मत कीजिए, जो तुरंत सॉल्व हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कर लीजिए, और आप देखेंगे आप अपना 60% जितना भी स्कोर करने वाले हैं, जितना भी आप नंबर स्कोर करने वाले, उसका 60 to 70 या 80% तक आप इन नंबरों में ला चुके हैं। इसके करने से फायदा क्या होगा, आपका मोरल बूस्टअप हो जाएगा। मोरल बूस्टअप वो हो, मैंने इतनी जल्दी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब अगर 75 क्वेश्चन है और आपका सही होना चाहिए 60 क्वेश्चन, मतलब आप पेपर के दौरान 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरह श्योर हूं कि आप 45 क्वेश्चन इन 1.5 घंटों में कर लेंगे। श्योर नहीं, बिल्कुल डेड श्योर हूँ। 45 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो आप इतने क्वेश्चन आपने पहले 1.5 घंटे में कर लिए, अब आप वापस रिलैक्स्ड हैं, आप फिर से क्लिक करते हुए उन मीडियम क्वेश्चनों को क्लिक करना शुरू करेंगे, पहले मीडियम वाले। अब इनको शांतिपूर्वक, क्यों, इस वक्त आपका मोरल बूस्टअप हो चुका है, आपकी मेंटली लेवल पे आपके इतने हार्मोन्स डेवलप हो चुके हैं कि आपका दिमाग बहुत एक्टिव हो चुका है। अब आपको जो प्रॉब्लम नहीं भी आ रही होगी वो भी बड़ी जल्दी सॉल्व होगी, क्योंकि आप खुश भी हैं, आपके नंबर भी अच्छे बन रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग एक्टिवली माइंड का, आपका माइंड भी बहुत एक्टिव चल रहा है इस वक्त। तो इस वक्त आप मीडियम क्वेश्चन को ट्राई मारिए और सॉल्व करते चलिए, और आप देखेंगे आपके मीडियम क्वेश्चन फंसेंगे नहीं सर, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। अब उसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा, आप फिर हार्ड पे जाइए, उनको भी सॉल्व कीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरा मेंस, मतलब जो पहले स्क्रीनिंग और मेंस हुआ करता था, स्क्रीनिंग मतलब ऑब्जेक्टिव और मेंस का मतलब होता है सब्जेक्टिव। तो पहले सब्जेक्टिव होता था, मैंने पूरे 2 साल कायदे से तैयारी की सब्जेक्टिव की, बहुत अच्छे तरीके से। मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने ड्रॉप किया 1 साल एनडीए के लिए, ड्रॉप किया 1 साल उसके लिए, लेकिन मैं तैयारी करता रहा आईआईटी की। तो मेरा दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने पहले अटेम्प्ट में यही सब गलतियां की थी, मेरे नंबर ठीक नहीं आए थे। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मेहनत की, खूब सब्जेक्टिव की तैयारी की, खूब बढ़िया तैयारी की, खूब मेहनत की, खूब अच्छे तरीके से तैयारी करने के बाद
जब मैं अटेम्प्ट पे गया तो मुझे ऑब्जेक्टिव के बारे में कोई आइडिया नहीं था। एस.सी. वर्मा बुक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएंगे तो 10-12 इस तरीके से, उतने ही ऑब्जेक्टिव किए होंगे मैंने 2 सालों के अंदर, बाकी मैंने कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कभी नहीं किया था। लेकिन मेरी सारी बेहतरीन रैंक ऑब्जेक्टिव रैंक। एमपीपीटी का पहले सब एग्जाम अलग हुआ करते थे, उसमें सेकंड रैंक थी। यूपी सीट का एग्जाम था, उसमें 36 रैंक थी। AIEEE जो IIT मेंस कहलाता है उसमें 421 रैंक थी। IIT जो स्क्रीनिंग थी उसमें 527, सब ऑल इंडिया रैंक है। और जो मेरी सबसे अच्छी रैंक जिसमें आनी चाहिए, जो मैंने सब्जेक्टिव की तैयारी की थी, उसमें 26/4। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने सारे पेपर जितने भी हैं सब बिफोर टाइम कंप्लीट कर लिए। किसी भी पेपर में मेरा एक भी सिंगल क्वेश्चन छूटा नहीं, जितने आते थे वो मैंने कंप्लीट करके बैठे। बल्कि इनफैक्ट ये एक आध 2 एग्जाम आए थे जिसमें मैंने आधा पौन घंटे पहले निपटा थी, तो आराम से लेटा हुआ था। लोग कह रहे थे कि जो इन्विजिलेटर थी वो कह रही थी बेटा कर लो, कंप्लीट कर लो। हमने कोई मैडम आप रोल नंबर नोट कर लो, रैंक देख लो। तो आपको नियम फॉलो करना है। आप टफ क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए ही मत। आपको जो देखने में लग रहा है नहीं हो पाएगा, छूइए ही मत, उसको लास्ट में छूइएगा। छूने की जरूरत भी क्या है, वो टाइम भी खाएगा, दिमाग भी खाएगा, टेंशन भी क्रिएट करेगा, पैनिक भी क्रिएट करेगा, दुखी भी करेगा, और फाइनली नंबर भी नहीं देगा। नंबर सबके बराबर ही है। तो अगर आपके एक टफ क्वेश्चन के चक्कर में 4 इजी छूट गए तो आप गए। तुक्के मत मारिए। तुक्के मारने का मतलब बहुत गड़बड़ी। अगर तुक्के मारने भी हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क। फिजिक्स में तुक्के मारने के बड़े नियम है। अब v² / 2m दे रखा है, v³ / 3m² दे रखा है, ऐसी अगर ऑप्शन है तो इनमें तो तुरंत के तुरंत अगर आपको तुक्का मारना है, सॉल्वेबल नहीं है तो क्या तुक्का मारोगे, डायमेंशन चेक कर लोगे। तो डायमेंशनली तुक्के मारे सकते हैं। एक कॉमन फैक्टर होता है 3/2 समथिंग समथिंग, 3/4 समथिंग समथिंग, 1/2 समथिंग समथिंग, और 3/3 समथिंग समथिंग। अब इनमें 3 समथिंग समथिंग। अब इसमें कॉमन अगर मान लो तुक्का मारना ही है तो क्या तुक्का मारोगे, 3/2, 3/4 कॉमन, इसमें फैक्टर देखने को मिलता है। अगर तुक्का मारना है तो कौन तुक्का मारना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 3 मतलब अगर मारना है, हाँ 3 नहीं, कॉमन खेलना है। 1/2 कॉमन फैक्टर 3/2 हाँ, सबसे ज्यादा कॉमन 3 है। 3 तो कॉमन में आना ही आना है अपॉन 2। इस क्वेश्चन के आंसर में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हालांकि सही होगा कि नहीं गारंटी नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर तुक्का मारना है। लेकिन अभी चूंकि आप 11th में, इस वक्त तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। कई लोग कल मुझसे पूछ रहे थे तुक्का सर क्या है, वो मार सकते हैं गैस? गैस मारने का समय ये नहीं है। गैस मारने का समय है जब 12th का 50% सिलेबस खत्म हो जाए, तब आप गैस मारना शुरू कीजिए। अभी आपको ईमानदार नंबर चाहिए। नो गैस वर्क, नो कॉपी वर्क, नो चीटिंग वर्क। उनके नंबर आपको खराब करेंगे, कभी अच्छा नहीं करेंगे। तो आप कभी इस वक्त गैस मत मारिए, चीटिंग मत कीजिए, और किसी भी प्रकार की फालतू के इधर उधर देख के तुक्केबाजी करके। अब कई लोग घर में बैठे हुए सॉल्व कर रहे हैं, अरे यार ये तो प्रॉब्लम डीसी पांडे की थी, खोलो जरा देखो क्या था आंसर। कोई फायदा नहीं होगा। किसी को नंबर दिखाना थोड़ी है, नंबर खुद देखने हैं। ये नंबर मुझे दिखा करके, मम्मी को दिखा करके, पापा को दिखा के, प्रिंसिपल मैम को दिखा के, मनीष सर को दिखा के, किसी बाहरी आदमी को दिखा के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बल्कि वो नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप खुद अपने रियल नंबर जानते हैं। अब जिन लोगों ने ये पेपर दिया उनको सबको अपनी गलती समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो रिकॉग्नाइज कीजिए क्या गलती की। अब कई लोग कह रहे मेरा सबमिट नहीं हुआ। दूसरे पे गलती डालने के बजाय क्या मुझसे गलती हो गई होगी सबमिट नहीं हुआ। ये नंबर जितने भी मेरे हैं वो मेरे नंबर है, दैट्स इट। मुझे उसके अलावा और कोई नंबर नहीं चाहिए। जो भी आ गए ईमानदारी से। 4 नंबर कम आ गए चलेगा, लेकिन कहाँ गलती रही कि मेरा नंबर कम आया, उनको ध्यान में रखिए। प्रैक्टिस कीजिए। पेपर के तुरंत बाद ये चीज फाइंड आउट कीजिए क्या गड़बड़ी हो गई। ठीक, किसी ने मुझे डीसी पांडे भेज दिए, शायद मौलिक नहीं भेजी है, ठीक है। तो अब तुरंत के तुरंत सॉल्व करने मत बढ़िएगा। अब आज का काम है, जो भी मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा मैसेज वगैरह, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। काइनेमेटिक्स अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में सब कुछ आएगा। रीडिंग स्टार्ट कीजिए, मुझसे आगे चलिए। जो भी पोर्शन में पढ़ाने वाला हूँ उन पोर्शनों को पहले ही पढ़ लीजिए। डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ग्राफ, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अब उनको डिटेल में एज ए काइनेमेटिक्स पढ़ने का समय आ गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, पहले मुझसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मुझसे आगे चलिए, जिससे कि मैं टॉपिक डिस्कस करूं तो टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर हम अच्छे लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके।
काइनेमेटिक्स में हमको हर टफ लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम वास्तव में अच्छी होती है और टफ लेवल की भी आती है, तो हम इसको टफेस्ट लेवल पे जाकर पढ़ाई करेंगे। डन। आज से शुरू कर दीजिए काइनेमेटिक्स। पहला काम आपका आज का है, आप जितना पढ़ सकते हैं थॉरली समझते हुए उतना स्टार्ट करें पढ़िए और मुझसे आगे चलिए, बाकी डिस्कस करेंगे कल से स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। अपने पर्सनल नंबर मुझे भेज दीजिएगा जो भी आपके आ रहे हैं टोटल वाले, ठीक है, जो बताया मैंने। डन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये सब कुछ है काइनेमेटिक्स, सब कुछ है। प्रोजेक्टाइल, कोई पूछ रहा प्रोजेक्टाइल है? हाँ प्रोजेक्टाइल भी है, प्रोजेक्टाइल बाद में आएगा 2 डायमेंशन। अभी आपको जो बुक मिले काइनेमेटिक्स, जो भी बुक मिले काइनेमेटिक्स वही पढ़िए, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन। सर एनसीईआरटी पढ़े सबसे ज्यादा। एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी मत पढ़ो, जो मैं भेजूं वो पढ़ लो, या तो कुछ और भेजूंगा जो बुक को वो पढ़ लो। एचसी वर्मा पढ़ ले सर। हाँ एचसी वर्मा, एचसी वर्मा पढ़ लो, डीसी पांडे पढ़ लो, जीसी अग्रवाल पढ़ लो, सिंगेज पढ़ लो, जो मैं भेज रहा हूँ असाइनमेंट वाला जो वर्कशीट वो पढ़ लो। एनसीईआरटी बेसिक है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपना नॉर्मल एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चों, थैंक बाकी यू। कल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।